इस स्लाइड में कुंडली खाना, दिमागी खाना और हस्तरेखा के अनुसार जिस खाने से कनेक्शन है उस पोर को कनेक्ट किया गया है। बैंगनी रंग के एरो से आपको दिखाया गया है ये पिंडली से 35वें नंबर के दिमागी खाने को कनेक्ट करता। नमस्कार, लाल किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि लाल किताब में दो ऐसे खानों का ज़िक्र है जो कि कुछ स्पेशल हैं, जिनके बारे में अलग से मेंशन किया गया है चौथे और 11वें के बारे में, कि इन पे जो ग्रह आता है वो किस तरह से अपना असर दूसरे खाने में ले जाता है, दूसरे ग्रह पे डालता है। ये अलग से दिया हुआ है। मैंने इसी को बेस करके बाकी घरों का बनाया था, लेकिन वो मेरे इंटरप्रिटेशन थे। अब मैं सिर्फ लाल किताब के ऊपर चलते हुए 11वें खाने के ऊपर बताऊंगा आपको, क्योंकि चौथे खाने का जो डिटेल था वो मैं बता चुका हूँ। अब 11वें खाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया है, अब बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपके सामने खाना नंबर 11 के बारे में मैं अब डिस्कशन करने वाला हूँ। ये खाना नंबर जो 11 है, ये इसका दिमागी खाना जो है नंबर 35, उसके साथ इसका बहुत ही गहरा संबंध रहता है। और हथेली पर जो दूसरे मध्यमा अपना होता है, मध्यमा उंगली होती है, मध्यमा उंगली के दूसरे पोर के साथ इसका कनेक्शन रहता है। मतलब अपना 11वां खाना, 35वां खाना दिमाग का, और अपने हथेली में जो मध्यमा उंगली है उसका अपना बीच का पोरवा जो है वो। अब क्या है कि अब जब इसको हम शरीर के चार्ट में भी देखेंगे, शरीर के चार्ट में इसका संबंध जो है शरीर के जो पिंडली कहते हैं, काफ, अपना पैर की तरफ काफ होता सभी को मालूम है, पिंडली थाइस के नीचे पिंडली का जो जगह है वो इसके 11वें खाने से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का राज चलता है, जो मंगल का नक्षत्र है, मंगल से प्रभावित है। तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और 35वां खाना हमारा जो मस्तक है, जिसके ऊपर किस्मत का लेख लिखा रहता है, उस एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। इस पेशानी के ऊपर या मस्तक के ऊपर जो लेख है किस्मत का, ये असली लेख है। इसको बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। यहाँ पे लाइव एक्टिविटी चलती है। मतलब जो विद्वान इसके बारे में अच्छे से जानते हैं वो आपके मस्तिष्क जो मस्तक है, जो पेशानी है, इसके ऊपर उनको ऐसा दिखता है जैसे किसी टीवी या अपना सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो चलचित्र दिखते हैं वो उस तरह से दिखता है। तो इसलिए आपने देखा होगा, आपके एक्सपीरियंस में आए हैं कि नहीं कह सकते, कि कुछ लोग जो है बहुत बड़े साधक होते हैं, आपके चेहरे की तरफ थोड़ी देर देख के आपका हाल बताने लगते हैं। वो इसी तरीके का है। तो इसलिए अब मैंने एक बनाया हुआ है, स्क्रिप्ट भी है, जिससे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं स्क्रिप्ट देख के आजकल बोलना पसंद करूँगा। तो यहाँ विधि का लेख ही बोलते हैं कि विधि का लेख यहाँ पे है, जिस तरह से लाल किताब में बताया गया है। तो 11वें खाने के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो भी ग्रह आएगा, कोई भी XYZ जो भी ग्रह आएगा, उस पर शनि का प्रभाव होगा। अब ये आपको ये बेसिक थ्योरी तो मालूम है कि नंबर 10 और नंबर 11 का जो मालिक ग्रह है वो शनि है। नंबर 10 का कारक ग्रह भी शनि है, मालिक ग्रह भी शनि है, लेकिन 11वें नंबर पे आके कारक ग्रह गुरु बन जाता है या बृहस्पति बन जाता है। और जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उस पर शनि का प्रभाव आएगा, और ये प्रभाव कैरी फॉरवर्ड होके वहाँ जाएगा जहाँ पे गुरु बैठा है। गुरु को इसलिए मेरे हिसाब से रिलेट किया गया है क्योंकि गुरु कारक ग्रह है, एग्जीक्यूटिव फ्रेम पे है वो। अब मान लीजिए कि इस घर में शुक्र बैठ गया, गुरु 9वें घर में बैठा है और शनि 3रे घर में बैठा है। तो हम ये सबसे पहले शनि को देखेंगे यहाँ पे
कि शनि किस तरीके का है, शनि के ऊपर किस तरह का प्रभाव है। तो वो प्रभाव जो है, वो प्रभाव मैं इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको इत्मीनान से मिल जाएंगी लाल किताब में। यहाँ पे दो तरह से आप प्रभाव दे सकते हैं। एक तो पारंपरिक राशि जो भी आई हो वहाँ पे तीसरे घर में उसके हिसाब से, दूसरे लाल किताब के हिसाब से वहाँ पे बुध की राशि आती उसके हिसाब से। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए क्या प्रभाव आता है वहाँ पे शनि का, अशुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है। और ये पूरा प्रभाव जाएगा शुक्र के ऊपर। अगर शुभ प्रभाव शुक्र पे जा रहा है तो शुक्र तो स्त्री से रिलेटेड है या पार्टनरशिप का कुछ चीज़ हो रहा है उस पर रिलेटेड है, तो वहाँ फ़ायदा करेगा। शुभ प्रभाव जाएगा तो वहाँ को भी हिट करेगा। तो ये शुक्र पे जाएगा और शुक्र जो है इसका पूरा का पूरा प्रभाव लेके चला जाएगा जहाँ पे गुरु बैठा है। अब हमने बताया जैसा कि गुरु, हमने मान लिया है कि गुरु 9वें घर में बैठा है। तो इस तरह से हमने देखा कि खाना नंबर 3, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 का संबंध आपस में जुड़ गया है। इसके अतिरिक्त राहु और केतु को भी हम लेते हैं। वो क्यों लेंगे कि 11वां घर जो है अदालत कहलाता है। यहाँ पे शनि की अदालत लगती है और मतलब शनि यहाँ का न्यायाधीश होता है, शनि की अदालत लगती है। और राहु अपना सरकारी वकील और केतु अपना ये सफाई पक्ष का वकील या वकील सफाई होता है, इसलिए इनको भी लेना बेहद ज़रूरी है। तो राहु केतु को हम लोग लेंगे। अच्छा, दूसरे स्थान ये गुरु के कारकत्य में आते ही बता चुका हूँ। अब राहु केतु का हिसाब कैसे करेंगे? राहु और केतु हम यहाँ पे देखेंगे कि पारंपरिक राशि के हिसाब से वो कौन सी राशि में बैठे हैं राहु और केतु, और उस राशि का मालिक कौन है। तो जैसे हमने वो पिछले वीडियो में बताया था शिखंडी वाले हिसाब किताब से कि ये उसका रूप धारण कर लेते हैं, तो वो सिस्टम हम लेंगे कि राहु ने किसका रूप धारण किया, केतु ने किसका रूप धारण किया है और इनके ऊपर प्रभाव किस प्रकार का है, जो वहाँ पे 11वें घर में लेके जाएंगे। प्रभाव देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, सिर्फ आप ये देख लीजिए राहु के जड़ में कौन है और केतु के जड़ में कौन है। दोनों के जड़ में दोस्त हैं या दोनों के जड़ में दुश्मन हैं या किसी एक में है, जैसा भी है वो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने राहु का देखना, राहु केतु का। अब ये जो तीनों है, ये जो हमने बताया, ये तीनों घर का संबंध और राहु केतु का संबंध जाके 35वें खाना जो दिमाग का है हमने मस्तक के अंदर, उसमें जोड़ता है, वो पेशानी को बताता है। वो एक स्क्रीन का एक इनिशिएटर का काम करता है, मतलब जिस स्क्रीन पे आप देखेंगे वो उस पर काम करता है वो। तो इस तरह से अब यहाँ जो हमने माना एग्जाम्पल कि राहु और केतु की स्थिति 1 और 7 क्रमशः है, तो अब क्या हो गया, कुल भाव कितने हो गए, 3, 11, 9, 1 और 7, इतने भाव हमने ले लिए। और ये कि पूरे के पूरा जो इनका कनेक्शन है ये 35वें खाने से हो गया है। अब ये कैसे लेंगे कि मान लीजिए कि हमने एक पात्र में या एक कंटेनर में इन चीज़ों को इकट्ठा करके और 35वें खाने पे जाकर रख के आ गए। इस तरह से आप लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि नंबर 35 नंबर के खाने का संबंध मध्यमा उंगली के दूसरे पोर से है। तो इल्म सामुद्रिक की मदद से 35वें खाने में होने वाली हलचल, जो भी हलचल होती है वो आपको दिखेगी। जो बहुत बड़ी हलचल होने वाली है तो उस पर निशान आ जाते हैं, जाली बन जाता है या दीप बन जाता है या क्रॉस बन जाएगा। या हल्के फुल्के निशान नहीं समझ में आते तो आप, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे आप फील करिए कि वहाँ की पल्स मूवमेंट किस तरह की हो रही है, मतलब स्पंदन किस तरह का हो रहा है। तो इससे आपको पता लगता रहेगा कि वो कैसा है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो ये हलचल से आप पता लगा लेंगे
और ये हलचल नॉर्मल एबनॉर्मल कैसा है, ये इसको जानने की विधि हमने बताई है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल वाले हिसाब को आप अलग से महसूस करिए, उसके बाद एबनॉर्मल वाले मतलब अशुभ ग्रह के हलचल को आप अलग से महसूस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। अब जो ये है, मैंने एक टेक्निकल बता दिया आपको कि किस तरह से हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब हम आएंगे कि लाल किताब में हम इसको किस तरह से विश्लेषण करेंगे। पहले हमें यह देखना होगा कि शनि जो है, शनि और गुरु का क्या प्रभाव है। तीसरे घर में दुश्मन मंगल के असर में है, तो शनि मंगल का शुभ लेकर 9वें गुरु के पास गया। चूँकि मंगल गुरु में दोस्ती है, तो फाइनल असर देखने के लिए शनि और गुरु में से किस पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है वह देखना है। कम अशुभ प्रभाव वाले ग्रह का ही असर रहेगा, क्योंकि जिस पर अशुभ प्रभाव वाला है वो तो अशुभ वाले ग्रह से ही लड़ने में अपना समय व्यतीत कर देगा। यदि इसमें शनि अशुभ असर मिला पाता तो कई गुना अशुभ हो जाएगा गुरु का असर, और अगर अशुभ असर नहीं मिला पाता तो इसका असर नहीं होगा। तो ये शुभ अशुभ प्रभाव का असर, ये जो अगर शनि का लेके आया गुरु के ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा? दिमागी खाना नंबर 35 पर होगा, जिसकी परछाई या जिसकी निशानी क्या होगी कि आपके पिंडलियों में कुछ न कुछ परेशानियां महसूस होंगी। पिंडलियों में दर्द होगा, मसल क्रैम्प होगा, मतलब मांसपेशियों का खिंचना और ये दर्द होना, ये सब दिखने लगा तो समझ लीजिए कि ये वाली चीज़ इसमें हो रही है। ये मतलब ये कहाँ से कहाँ कलेक्ट हुआ कि हम गए अपना 35वें खाने की जो हलचल हुई, 35वें खाने में जो हलचल हुई वो दिमाग की परेशानी भी बताता है। मतलब इस हलचल में अगर अशुभ असर शामिल है तो वो 35वें खाने के जो असर है उसको मिनिमम करेगा, उसके ऊपर अशुभ असर डालेगा। और चूँकि 35वां खाना जब अशुभ असर पे आएगा तो वो उसका सीधा असर जो है वो पिंडलियों पे आएगा। अब अगर मान लीजिए पिंडलियों में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, आप ट्रीटमेंट या मेडिसिन के बाद भी कुछ खास आराम नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको क्या अलर्ट होना चाहिए कि आपको फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दिमाग के अंदर का प्रॉब्लम जो भी है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं वहाँ से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड अगर दवा होगी तो वो उसकी दवा आप कराएं तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा और उसका फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें देख सकते हैं कि मस्तिष्क के अंदर जो भी राहु की लहर चलती है, जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तब वो जिसका अनकंट्रोल्ड होके जहाँ पे हिट करती है उस शरीर के उस पार्ट को प्रॉब्लम होता है, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उससे भी उसको बुरा असर डालता है। राहु ये एक है कि जैसे ही अनकंट्रोल्ड हुआ उसकी लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और हिट करने लगती है, और व्यक्ति को मतलब समझ में नहीं आता क्या होता, क्योंकि राहु जब भी कुछ इस तरह की चीज़ करता है तो आसानी से उसकी चीज़ें पकड़ में आती नहीं है। तो ये मस्तिष्क के अंदर की चीज़ है, और राहु को कंट्रोल करने वाला एक ही प्लैनेट है, मतलब नंबर 1 प्लैनेट जो है वो है मंगल। दूसरे नंबर पे राहु अपनी माता से कंशांत रहता है, वो है चंद्र। तो हमें दिमाग में इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को भेजना पड़ेगा, इनके दोनों के वाइब्रेशंस वहाँ पे भेजने पड़ेंगे। मंगल में भी वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जो मंगल बद वाली ना हो, शुभ मंगल वाली चीज़ें वहाँ पे भेजनी पड़ेंगी। चंद्र की चीज़ें तो बहुत ही आसान है, पानी या दूध का सेवन, लेकिन रात में नहीं, दिन के वक्त में करना चाहिए। तो इस तरह से हम उसके अंदर चल रही राहु की एक्टिविटी को अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि दिमाग के अंदर जब कोई सीरियस प्रॉब्लम आने लगती है
तो जनरली आदमी उल्टी करने लगता है, एक इंडिकेशन है। तो जब मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो और उसको आदमी अगर दूध का सेवन करे और करने के बाद उसको बर्दाश्त ना करके उल्टी करने लगे, तो ये अलार्मिंग एक सिग्नल हो जाएगी कि इससे रिलेटेड हो सकता है। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि जो दवाओं से भी ठीक हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि चूँकि ये पूरी चीज़ राहु से रिलेट हो गई, अब राहु अगर कंट्रोल में नहीं आया और ये 35वें खाने को लगातार मतलब ये छेड़ता रहा, और चूँकि 35वें खाने पे हमने जितने ये बताए असरात बताए, राहु केतु का असर तो होगा ही होगा, शनि का भी होगा, गुरु का भी होगा, ये तो चारों फिक्स है। क्योंकि जो जैसा बताया है 11वें घर के लिए, कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट आएगा, जो भी ग्रह आएगा, वो उस पर शनि का प्रभाव होगा और वो पूरा प्रभाव गुरु पे चले जाएगा जहाँ पे गुरु है। तो यहाँ पे हमने ये माना कि शुक्र है, वहाँ पे 11वें घर में शुक्र है, तो अगर शनि का अशुभ प्रभाव हो रहा है तो वो शनि का अशुभ प्रभाव शुक्र पे जाएगा, और शुक्र चूँकि घर गृहस्थी और इससे संबंधित है, तो इन सब चीज़ों पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इन सब चीज़ों पे जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपको खुद फील होने लगा कि ये शुक्र के ऊपर किसी और चीज़ की गड़बड़ी है। अब चूँकि मैंने इसको दिमाग के अंदर के खानों से रिलेट किया है, तो हम इसको वही वाला ट्रीटमेंट करेंगे, वही वाला उपाय करेंगे जो दिमाग के अंदर के ट्रीटमेंट के लिए हैं, शुक्र वाले। मतलब ये है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं कि आदमी को शारीरिक रूप से किसी किस्म की व्याधि या रोग नहीं होते, लेकिन वो एक मानसिक रूप से वो ये सोच के कि मुझे ये चीज़ है करके वो परेशान हो जाता है, और वो सिम्टम उसके ऊपर अपीयर होने लगते हैं। तो ये कौन करता है? ये इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो राहु है। तो हमें जब भी इस तरह की चीज़ आए कि मेडिकली अगर कोई चेक किया गया कोई चीज़ जिसमें ये निकले कि साहब आप तो नॉर्मल है, लेकिन आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि ये राहु ने की कारगुजारी है, उसने आपके अंदर भ्रम पैदा कर दिया है और ये 35वें खाने को ये अटैक कर रहा है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको मंगल का सहारा लेना पड़ता है। मंगल के सहारे के लिए मैंने बोला था कि कोई भी प्रोटीन की चीज़, चाहे वेज हो या नॉन वेज, जो भी आप खाते हो, उसके साथ आप उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को भी थोड़ा सेवन करिए। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि उस रंग की शीशी में पानी भर के 12 घंटे मिनिमम सूरज की रोशनी में रखिए, और उसके बाद उस पानी का थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन सेवन करिए। ये करके आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं मंगल के द्वारा। अब ये जो है कि जैसे हमने बोला कि आप किसी प्रोटीन के साथ ले सकते हैं, तो ये धूप पे रखे हुए लाल रंग के पानी को कोई भी प्रोटीन ले लीजिए, सोयाबीन वाले या जो भी है, XYZ बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए चार्ट में, उसके साथ इस पानी को सेवन करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा इसमें। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये दिमागी खानों से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण खाने थे, चौथा और 11वां। आप इसी प्रकार बाकी खानों को एनालाइज करिए, मेरा ख्याल है आपको आराम से आप ये एनालाइज कर पाएंगे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो इसका टेक्निकल साइड हो गया दिमागी खानों का और इसका संबंध। अब हमें लाल किताब के मेन मुद्दे की तरफ आना ज़रूरी है कि लाल किताब प्रेडिक्शन जिसको कहते हैं, वही मेन है। ये एक ऐसा डिटेल था जो अभी तक छुपा हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि इसको बाहर लाएं आपके सामने, आप फिर इसको अपने तरीके से एनालाइज करिए, रिसर्च करिए। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं अगले वीडियो से कुछ वीडियो तक लाल किताब के प्रेडिक्शंस के बारे में बात करूँगा। ये एक मेन मुद्दा होगा और मैं इसको बड़े
इंटरेस्टिंग वे में बोलने की कोशिश करूँगा, पूरी तरह से सरल तरीके से बोलने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। वो मैं कोशिश करूँगा शुरू से कि पहले हम ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके बाद ये ग्रह ख़राब है तो क्यों ख़राब हो रहा है, इस ग्रह को हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये लाल किताब की जो बेज चीज़ है, जो आत्मा है, वो हम बताएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ को मैं जल्दी ना करके जितना आवश्यक डिटेल है, अनावश्यक नहीं कि फालतू वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं करूँगा, मैं जितना आवश्यक डिटेल है उस डिटेल को आपसे शेयर करता जाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी खानों के ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ मेरा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। आप इसके लिए मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा कि आपने क्या किया, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं। इसी उसके साथ मैं आपसे सबसे विदा लेता हूं, आज का वीडियो ख़त्म करता हूं। नमस्कार।